दिस इज दीपक सर। और बेटा आज ये मेरा हिंदी मीडियम क्लास 12 फिजिक्स के लिए ये चौथा लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर है। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके पहले लेक्चर में आप लोगों ने लास्ट टॉपिक जो खत्म किया था वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अभी तक हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा। जिस प्रकार इसके पहले हमने एक बिंदु आवेश पढ़ा था और बिंदु आवेश का ऑपरेशन करके उसके बारे में स्टडी किया, वैसा ही हमने खत्म किया है लास्ट लेक्चर में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लेकर के क्या करेंगे, इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, वैसा ही बेटा आज हम निकालेंगे एक विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारा आज का टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सब आप नोट कीजिएगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं, जब वैज्ञानिकों को यह मालूम चला कि एक विद्युत द्विध्रुव के कारण भी हम तीव्रता निकाल सकते हैं, तो उनके पास यह टास्क था कि विद्युत द्विध्रुव को लेकर के हम कैसे तीव्रता निकालें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम जो निकालेंगे, सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर निकालेंगे। सपोज मान लो कि ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, मेरे हाथ से लेकर के सर तक का भाग एक विद्युत द्विध्रुव है। तो जब मैं उसके अक्ष पर निकालता हूं तो इसे कहते हैं अक्षीय स्थिति, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, अक्षीय स्थिति। तो ये पहली स्थिति है। चलिए देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण पहला है हमारा अक्षीय स्थिति। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, अक्षीय स्थिति। अब ध्यान दीजिएगा, अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, जब वह बिंदु, आप लिखना स्टार्ट कीजिए, जब वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर हो। जैसे ये द्विध्रुव है, बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर हो तो इसे हम उस द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति कहते हैं। इतना लिखने के बाद चलिए हम एक लेते हैं विद्युत द्विध्रुव, जो किससे मिलकर के बना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से, ठीक है। किससे मिलकर के बना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस क्यू और एक ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है बेटा। अब हमको वो बिंदु ज्ञात करना है जिस पर हमको तीव्रता निकालनी। माना कि वो बिंदु मैंने यहां पर लिया, ठीक है, उस बिंदु का नाम मैंने P दे दिया। मान लो ये आवेश है A और ये आवेश है B, ठीक है। चूंकि बेटा अगर मैं दूरी को प्लस क्यू से लेता हूं तो ये दूर हो जाएगा, अगर मैं दूरी को प्लस क्यू से लेता हूं तो ये दूर हो जाएगा, और अगर यहां से लेता हूं तो ये बहुत करीब हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों की जो लड़ाई थी, इन दोनों आवेशों का जो लड़ाई हुआ, उसमें हमको एक ऐसा पॉइंट निकालना था, जहां से एक ऐसा बिंदु निकालना था जहां से हम तीव्रता को आसानी से क्या कर पाए, निकाल सके। इसलिए हम क्या किए, हमको मालूम है कि इन दोनों आवेशों की अधिकतम तीव्रता इनके मध्य बिंदु O पर है। क्या है, माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण जो अधिकतम तीव्रता है वो उनके मध्य बिंदु O पर है, ठीक है। हमको मालूम है कि इस विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी है, L, टोटल L मिलाकर के 2L, ठीक है, L प्लस L 2L। और इनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर हमने क्या किया, एक बिंदु P को स्थापित किया, जिस पर हमको क्या निकालना है, तीव्रता निकालना है। क्या निकालना है, तीव्रता। क्योंकि इंसान की भाषा को कौन समझता है, इंसान। तो एक विद्युत द्विध्रुव दो बिंदु आवेशों से मिलकर के बना है, एक विद्युत द्विध्रुव दो बिंदु आवेशों से मिलकर के बना है। तो बताइए कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हम इसके भाई के पास जाएंगे, जिसे मैंने आपको पहले ही बता चुका था, ये कहां पर रहता है, अनंत में। जैसे ही बेटा मैंने इस बिंदु आवेश को ध्यान दीजिएगा, जैसे इस एकांक धन आवेश को मैंने इस बिंदु आवेश के करीब बिंदु P पर लाया, तब क्या हुआ, सुनिएगा, ठीक है। जैसे मैंने इसे यहां पर लाया तो क्या हुआ, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू एकांक धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है, जिसकी तीव्रता E1 हुई। वहीं ये माइनस क्यू क्या करेगा, उसे अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि ये धनात्मक आवेश और ये ऋणात्मक आवेश है। पर अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो दो तीव्रताएं मिल रही हैं। हाँ, यहाँ पे दो तीव्रताएं मिल रही हैं, लेकिन हमको इन दोनों का एक परिणामी तीव्रता भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो परिणामी तीव्रता का डायरेक्शन मैं ये ले रहा हूं, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ, ठीक है। तो अब आप इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, बुक की भाषा नहीं रटना बेटा, बार बार बोल रहा हूं। जो डायग्राम देख रहे हो, अगर डायग्राम समझ आ गया तो डायग्राम को पूरा एक्सप्लेन कर दो आप अपने नोट्स में, कि माना कि एक विद्युत द्विध्रुव जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना है, के बीच की दूरी 2L है, के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आप डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। इसलिए
अब इस प्लस की आवेशकरण तीव्रता पहले निकालते हैं यार। क्या करेंगे, प्लस की आवेशकरण तीव्रता पहले निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा E1, बोलिएगा ऐसा लिखिएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, कहां पर, बिंदु P पर। तो चलो क्या लिखेंगे, E1 इसको क्या बोलेंगे बेटा, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर लिखा जाता था, याद रखिएगा। एक बिंदु से करण तीव्रता का फॉर्मूला Q/r², परंतु यहां से बीच की दूरी कितनी है, BP, कितना है, BP का स्क्वायर। अगर आप ध्यान देंगे तो इस BP को हम कैसे निकलेंगे, ये ज्यामिति दिख रहा है, आपको मालूम है, आपको ये दूरी ज्ञात करनी है, आपको ये दूरी ज्ञात करनी है। आपके पास O से P तक का दूरी है, यदि मैं OP में OB को घटा दूं, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं OP में OB को घटा दूं तो मुझे BP मिल जाएगा, अर्थात 1/4πε0 Q अपॉन, क्या मिलेगा बेटा, बोलिएगा, Q अपॉन, बोलो, R माइनस ऑफ L, R माइनस ऑफ L, दैट इज R माइनस ऑफ L का होल स्क्वायर। समीकरण 1, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है बेटा, देखिएगा। उसी प्रकार माइनस Q आवेश से कारण हम तीव्रता निकालते हैं, दैट इज E2, और क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q अपॉन AP का स्क्वायर। क्या लिखा मैंने, क्योंकि अब देखो दूरी कहां से है, इस आवेश से यहां तक की दूरी, टोटल दूरी कितनी हो गई, AP, और AP के बीच में क्या आ रहा है, हमको OP मालूम है और AO मालूम है, OP मालूम है और AO मालूम है, तो R प्लस L, क्या लिखेंगे, R प्लस L, ध्यान दीजिएगा, E2 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। समीकरण 2। अब कुछ नहीं करना है, जिस प्रकार अनेक बल किसी बिंदु पर लगते हैं तो उसे हम जोड़ देते हैं, योग करते हैं, योग का नियम इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार इस बिंदु P पर E1 और E2 लग रहे हैं, दोनों को जोड़ दो। लेकिन कैसा, ज्यामिति के साथ बेटा। E1 धनात्मक x अक्ष में है और E2 ऋणात्मक x अक्ष में है। मैं परिणामी E का मान निकाल रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, E1 प्लस ऑफ माइनस ऑफ E2। अब पूछोगे आप सर ऐसा क्यों लिए, मैंने पहले ही बताया, E2 ऋणात्मक x अक्ष में है और E1 धनात्मक x अक्ष में है। चलिएगा अब हम वैल्यू पुट अप करते हैं और अपने डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो E1 की वैल्यू होती है बेटा 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस ऑफ L स्क्वायर, माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस ऑफ L स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक समझ आया सबको, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब क्या करना है, सिंपल सा मैथ लगाना है, सिंपल सा गणित लगाना है। आप क्या करो, Q को Q/4πε0 बाहर रख दो, बचा क्या आपके पास, 1/R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L होल ऑफ स्क्वायर। देखिएगा अब यहाँ पर क्या करेंगे, परिमेय व्यंजकों का जोड़ना और घटाना। एक शॉर्टकट तरीका होता है, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, क्रॉस विधि बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, गुणन, तिर्यक गुणा विधि। इन दोनों हरों का आपस में गुणा, इस हर का इससे, इसका इससे, तो देखिएगा क्या मिलता है। सो E इक्वल्स टू Q/4πε0 क्या मिल जाएगा, R प्लस L होल स्क्वायर, R माइनस L होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा R माइनस ऑफ L स्क्वायर, R प्लस ऑफ L स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर से गणित के कुछ फॉर्मूले लगाने हैं। कक्षा 8वीं में हम पढ़ते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, Q/4πε0। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2RL। अब यहाँ पे रुक गया, क्यों रुक गया, तो ये गुरुजी ने बताया था माइनस के बाद क्या करते हैं, अगर ब्रैकेट है तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2RL। ठीक है, ओ सॉरी स्क्वायर नहीं लगेगा, बस ये ब्रैकेट लगाया बेटा मैंने, R माइनस ऑफ L स्क्वायर R प्लस ऑफ L स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, गुरुजी ये भी बताए थे कि बेटा किसी कोष्टक के पहले अगर ऋण चिन्ह को, आप ऋण को अंदर गुणा करते हो, कोष्टक हटाते हो, तो चिन्हों को क्या करते हैं हम लोग, चिन्हों को आपस में परिवर्तित कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक और चमत्कारी ग्रुप हम देखने मिलेगा हमको कि Q/4πε0 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ऑफ R स्क्वायर माइनस ऑफ L स्क्वायर प्लस ऑफ 2RL। अब देखिए क्या हो रहा है, R माइनस ऑफ L स्क्वायर R प्लस ऑफ L स्क्वायर, R स्क्वायर L स्क्वायर, R स्क्वायर L स्क्वायर, धन और ऋण आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो अब क्या बचा, क्या बचा बेटा, Q/4πε0 इंटू 4RL डिवाइड बाई R माइनस L स्क्वायर R प्लस ऑफ L स्क्वायर। यहां तक है आपको समझ, ठीक है। क्या बचा अपने पास, 2RL मिला करके 4RL। चूंकि ध्यान दीजिएगा, चूंकि इसके
एक और मैं इसमें ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूं, इसको मैं लिखता हूं 1/4πε0। थोड़ा सा मेकअप करने जा रहा हूं, मैं इस क्यू को अंदर गुणा कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा हूं मैं इसको 2r इंटू 2ql। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? कईयों के दिमाग में भी कुछ कुछ हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा कि सर आपने 4 को कैसे 2 किया? बेटा r भी है l भी है, r भी है l भी है, q भी था q अभी भी है, 4 को मैंने 2 और 2 कर दिया। क्यों? क्योंकि ये कुछ कुछ होता है। ये 2q क्या आता है? 2ql इक्वल्स टू विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन, क्योंकि p इक्वल टू होता है 2ql। अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर देता हूँ, क्या बन जाएगा 1/4πε0 2pr अपॉन r माइनस एल स्क्वायर और r प्लस ऑफ एल स्क्वायर। अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अरे मंजूर खुदा ने जो आप चाहोगे वो होगा। सी 1/4πε0 2pr, चूंकि सुनिएगा हर में हर से हर की बात करूं तो ये जो r है ना, ये r इस l की तुलना में बहुत बड़ा होता है और l नगण्य होता है। r की तुलना में l क्या है? नगण्य है। तो हम उसको हर से क्या कर देंगे? हटा देते हैं। तो r स्क्वायर और r स्क्वायर कितना मिल गया? r की घात 4, एक r कैंसिल किया तो क्या मिल गया अपने को? 1/4πε0। यहाँ पर आप जरूर लिखे ना ऐसा कि r इज मच ग्रेटर देन टू द l, r बहुत बड़ा है l से, इसलिए हम l को नेग्लेक्ट कर दिए। सो यहाँ पर क्या मिला बेटा? फाइनली वी हैव 2p अपॉन r ऑफ क्यूब। सो यहाँ से जो एप्रोप्रिएट डेरिवेशन मिलता है एंड ऑन पोजीशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्षीय स्थिति, 1/4πε0 2p अपॉन r ऑफ क्यूब। ठीक है, ये हो गया। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आईएमपी है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा कि 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब। ये हमारा क्या बना? अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या? अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये एप्रोप्रिएट डेरिवेशन है, आप इसको पॉज करके नोट कीजिए। मैं इसको इरेज करता हूं, नए टॉपिक पे चलते हैं। इसके बाद है इसके बाद जो नया टॉपिक है बेटा वो है निरक्षीय स्थिति। द्विध्रुव की अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? निरक्षीय स्थिति। दूसरा है द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति। ओके, चलिए सर स्टार्ट करते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं बेटा। ये हमारे पास है एक विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर के बना है। ठीक है, जिसके बीच की दूरी कितनी है? 2l। यहां से यहां तक l और यहां से यहां तक l। सर आप ऐसा क्यों किया? मैं बता रहा हूं। ठीक है, अभी हमको क्या निकालना है? जब हम एक विद्युत द्विध्रुव से, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा हाथ और ये मेरा सर, अगर एक विद्युत द्विध्रुव है तो मैं अब अक्ष में ना निकाल कर क्या करूंगा? अगर मैं लंबवत दिशा में क्या करता हूं? तीव्रता निकालता हूं, तो इसे हम क्या कहेंगे? निरक्षीय स्थिति। क्या कहेंगे? द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। ठीक है, अब वह बिंदु, स्टेटमेंट लिखिएगा, वह बिंदु जो जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, द्विध्रुव के ऊपर लंबवत हो, द्विध्रुव के ऊपर लंबवत दिशा में हो, तो उसे हम द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो ठीक है बेटा, अब ये लंबवत हम यहां पर नहीं लेंगे ना यहां पर नहीं लेंगे। रीजन ये था, सोच सकते थे तुम यहां पर क्यों नहीं लिए सर, यहां पर क्यों नहीं लिए, यहां पर क्यों ले रहे हो? पहले से उत्तर मालूम है आगे आपको कि मैंने क्या कहा था? दोनों आवेशों का अधिकतम तीव्रता बिंदु O पर। चलो इसका नाम हमने दे दिया A, इसका नाम दे दिया B। R दूरी पर, क्या दूरी पर? R दूरी पर मैंने क्या किया? एक बिंदु P को स्थापित किया, बिंदु P को स्थापित किया। अब तीव्रता को कौन पहचानेगा? उसका जुड़वा भाई। कौन? उसका जुड़वा भाई। हम गए अनंत में उसके पास, उसको जैसे ही लेकर आते हैं बेटा, क्या होता है? ये प्लस क्यू आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। प्लस क्यू आवेश क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, और ये माइनस क्यू क्या करेगा? इसको आकर्षित करेगा। अब सुनिएगा, जब प्लस क्यू ने प्रतिकर्षित किया तो इसका तीव्रता क्या बना? E1। जब वही माइनस Q1 ने इसको आकर्षित किया, इसकी तीव्रता क्या बनी? E2 बनी। और दोनों का परिणामी तीव्रता यहां पर मिला हमको। आया समझ क्या हो रहा है? सुनिएगा, ठीक है, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं, बहुत ईजी है। सुनिएगा, इस प्लस क्यू ने इस Q0 को प्रतिकर्षित किया उस दिशा में, अलोंग दिस डायरेक्शन, इस रेखा की दिशा में, उधर मिला E1।
इसने इसको क्या क्या आकर्षित किया, किस दिशा में, भुजा की दिशा में, ठीक है। तो E1 और E2 इन दोनों का परिणामी E। अब इस त्रिभुज में एक और शानदार बात है कि अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों? क्योंकि जो त्रिभुज बनता है मध्य बिंदु से अगर मैं बनाऊं तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये थीटा तो संगत कोण से ये भी थीटा, अगर ये थीटा तो एकांतर कोण से ये भी थीटा, और ओवरऑल मिलाकर कितना थीटा, 2 थीटा। कितना थीटा? 2 थीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बन रहा है, 2 थीटा। कोण कितना बना? 2 थीटा बना। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दो, इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से मैं आगे बढ़ाया, ठीक है। आगे बढ़ाया तो देखने से क्या दिख रहा है, समांतर चतुर्भुज। कैसा दिख रहा है ये डायग्राम, कैसा दिख रहा है, समांतर चतुर्भुज के समान। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखिएगा, ये समांतर चतुर्भुज बन गया। अब मुझे मालूम है कि जब ये L है ये R है तो इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलेगा, ये आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर। क्या मिला? आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, चलिए त्रिभुज किसमें, ए पी बी में। क्या बोलूंगा मैं, भुजा ए पी बराबर है भुजा बी पी के। क्यों? क्यों? क्योंकि दोनों ये त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज एक है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। क्योंकि इस आवेश से इसकी दूरी और इस आवेश से इसकी दूरी बराबर है तो भुजा बराबर होने के कारण ये तीव्रताएं भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हमारा एक काम कम हो गया, हमारा एक काम कम हो गया कि हमको अब 2 तीव्रताएं नहीं निकालनी है, केवल एक निकाल देंगे, दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। सी, तो अब क्या करते हैं, हम लेते हैं E1। E1 क्या हो जाएगा बेटा, बोलिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन बीपी स्क्वायर। क्या स्क्वायर? बीपी का होल स्क्वायर। क्या अब आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन बीपी के प्लेस पर यहाँ पर डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको, वर्गमूल, बोलिएगा आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। वर्गमूल और रूट, सुनिएगा, वर्गमूल और ये दो आपस में क्या हो जाएंगे, रूट और दो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तत्पश्चात आपको क्या मिला, आपको मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर, ठीक है। इसको रहने दीजिए। अब क्या करना है, हमको परिणामी तीव्रता निकालना है सर, क्योंकि हमने जो E1 निकाला ना वही हमारा E2 भी है। हमने जो E1 निकाला वही हमारा क्या था, E2 था। अब मैं परिणामी तीव्रता निकालता हूँ, कक्षा 11वीं में आपको ले चलता हूँ, ठीक है। आपके पुराने बीते हुए अतीत पे जा करके अतीत के उन पन्नों को उठाओ तो आपको ये याद आ रहा होगा कि हमने कुछ कभी ऐसा किया था या ऐसा पढ़ा था। समांतर चतुर्भुज का नियम, कौन सा नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, जहां परिणामी क्या था, सदिशों के समांतर चतुर्भुज के नियम में हम क्या लिखते थे, परिणामी a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab cos ऑफ थीटा। वैसे ही बेटा इस डायग्राम को कंपेयर करो, सदिश E1, ठीक है, सदिश हैं, सारे सदिश हैं, सदिश E2, इनके बीच का कोण 2 थीटा, परिणामी सदिश r की जगह में यहाँ पर E दिख रहा है। अब क्या करें सर, लगा दो यार समांतर चतुर्भुज के नियम से, परिणामी तीव्रता समांतर चतुर्भुज के नियम से, तब हमको क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ, बोलिएगा E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 cos ऑफ 2 थीटा, ठीक है। चलो यार, अब यहाँ पर फिर से हमें क्या करने वाले हैं, चमत्कार करने वाले हैं। बिकॉज E2 इक्वल टू E1, कौन बताया, फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ फिगर, ज्यामिति के अनुसार हम इसको क्या लिख सकते हैं, E1 स्क्वायर, फिर से E1 स्क्वायर, फिर से 2E1 cos ऑफ 2 थीटा। मैंने सारे E2 को कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ E1। सो देखिए अब क्या बन गया, ठीक है। देखिए E1 स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ E1 स्क्वायर, जोड़ दो यार, 2E1 स्क्वायर cos ऑफ 2 थीटा। फिर से सर अभी तो कॉमन निकल रहा है, निकाल दो यार, 2E1 स्क्वायर 1 प्लस क्या मिला, cos ऑफ 2 थीटा। मेरे मैथ्स वाले बच्चों को तो जरूर मालूम होगा कि cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, लेकिन बायो वाले ध्यान दीजिएगा, क्योंकि cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस मान को cos 2 थीटा की जगह पे रखिए और देखिए आपको क्या प्राप्त होता है कि 2E1 स्क्वायर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा बेटा। क्या बचेगा आपके पास, रूट ऑफ, दिखेगा 2 दूनी 4, E1 स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा, 4 भी 2 बार है, वर्गमूल से 2 बाहर आएगा, E1 भी 2 बार है, cos स्क्वायर भी 2 बार है, सारे के रूट और घात
कट गए, सारे के रूट और घात कट गए। अब हमको क्या मिलेगा, अब हमको मिलता है केवल और केवल 2e1 cos ऑफ थीटा, जहां पर आपने e1 पहले ही आप लोगों ने निकाल लिया है। क्या कर लिया है, e1 पहले ही निकाला है। अब सुनिएगा हम क्या करते हैं, e इक्वल्स टू e मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e1, e1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा त्रिभुज पी ओ बी में अगर आप cos थीटा लगाओगे तो आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार है बेटा अपने पास l और कर्ण है वर्गमूल के रूप में, कैसा है r स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर वंस अगेन। ठीक है, अब देखो 2ql कुछ होता है, क्या होता है फिर से, चूंकि p बराबर 2ql, इसको यहीं पर खत्म कर दो यार। क्या कर सकते हैं हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन क्या मिल गया, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ना रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर की घात 1/2। आधार समान है, कक्षा 8वीं में पढ़ा था, आधार समान है तो घातांक आपस में जुड़ जाएंगे। तत्पश्चात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2, क्योंकि 1 + 1/2 कितना होता है, 3/2 बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। ठीक है, चलो यहां तक समझ आ गया सर। क्योंकि तुमको ये भी मालूम है r इज मच ग्रेटर देन टू द l, r क्या है, l की तुलना में बहुत बड़ा होता है, r l की तुलना में बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम क्या कर देंगे, हर से l को नेग्लेक्ट कर दो। तो फाइनली आपके पास एक चमत्कारिक रिजल्ट मिल जाएगा कि p बाई आर स्क्वायर की घात 3/2, 2 और 2 कैंसिल। फाइनली वी हैव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब। यही तो था आपका आंसर कि क्या मिला, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। यही है निरक्षीय स्थिति में एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप इसको पॉज करना, अगर एक बार समझना है तो रिपीट कीजिएगा, दूसरी बार आप इसको देखिएगा। तो बेटा अब हम जो पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। क्या पढ़ा हमने अभी, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अब इसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं अक्षीय और निरक्षीय को। अगर आपने देखा होगा दोनों में क्या रिलेशन है, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति का ये रिश्ता क्या कहलाता है, या बोल लो संबंध। ठीक है, तो हमको मालूम था अक्षीय स्थिति में, किसमें, मैं संबंध बता रहा हूं, आप हेडिंग जब डालेंगे तो संबंध करके डालिएगा, कौन सा संबंध, अक्षीय निरक्षीय का। तो ई अक्षीय हमको मालूम था, क्या था फॉर्मूला हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, समीकरण 1। ठीक है, यही आया था, ई अक्षीय आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। ठीक है, वैसे ही बेटा ई निरक्षीय आया था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब, समीकरण 2। दोनों को भाग दे दो यार। सो ई अक्षीय बटा ई निरक्षीय क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब डिवाइड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। ये और ये कैंसिल हो गया, p और p कैंसिल हो गया, r क्यूब कैंसिल हो गया। अंततः आपके पास ये मिला कि e अक्षीय बटा e निरक्षीय इज इक्वल टू 2। तिर्यक गुणा करने से हमें ये प्राप्त होता है कि जो e अक्षीय है वो 2 गुना ऑफ e निरक्षीय होगा, अर्थात आपका जो अक्षीय स्थिति है उस समय जो तीव्रता निकलेगी, अर्थात जब एक द्विध्रुव को लेकर के आप उसके अक्ष पे तीव्रता निकालोगे वो ज्यादा होगा, अधिक होगा, किसके सापेक्ष, ई निरक्षीय के, क्योंकि दो बार ई निरक्षीय को मिलाकर के क्या बनता है, एक अक्षीय। कंपटीशन में कई बार पूछा जा चुका है और बोर्ड के नजरिए से भी अच्छा है, इसलिए इसको तैयारी कर लेंगे और अच्छे से इसको एक बार और देखेंगे। बेटा अगर आपको डेरिवेशन क्लियर ना हो तो प्लीज रिपीट करके देखिएगा, जूम करके ईयरफोन के साथ। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी में वीडियो क्वालिटी दे पाऊं, वॉइस क्वालिटी दे पाऊं। थोड़ा सा मैं लॉकडाउन हटने दीजिए, फिर मैं और भी अच्छे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ये चीजें को करूंगा और आपको क्लियर वॉइस, क्लियर स्क्रीन आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आते हैं वो तीसरा स्थिति जिस पर हम क्या करना है, हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए आपने क्या किया, एक बार अक्ष पर निकाला, एक बार आपने क्या किया, उस पर निरक्षीय निकाला, लंबवत निकाला। अब आप चाहे अक्ष को छोड़कर और लंबवत दिशा में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को छोड़कर चाहे यहां पे निकालो, चाहे यहां पे निकालो, चाहे यहां पे निकालो, चाहे यहां पे निकालो, आपके पास ये चारों
क्या होते हैं हमारे पास, चारों कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। चारों कोऑर्डिनेट में से किसी एक कोऑर्डिनेट पर आपको निकालना है अक्षीय और निरक्षीय को छोड़कर, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव की सामान्य स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं तीसरा हमारा है सामान्य स्थिति, किसके कारण, सामान्य स्थिति, ध्यान दीजिएगा बेटा, सामान्य स्थिति, द्विध्रुव की सामान्य स्थिति। चलिए हम इसके लिए क्या करते हैं, द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये मैंने क्या किया, एक द्विध्रुव का निर्माण किया जो ऋण q और धन q आवेश से मिलकर के बना है बेटा। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना था, p था। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p था। पुनः इसके मध्य बिंदु O से मैं क्या करता हूं, एक पोलर कोऑर्डिनेट लेता हूं, जिस पर बिंदु P लिया हूं, जो कोण थीटा बना रहा है और उसकी दूरी कितनी है, r, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, r और थीटा। सुनिएगा, एक बिंदु P लिया जो इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर है, जहां इस द्विध्रुव का जो लंबाई है वो कितना है, 12। द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 12। इसको भी याद रखिएगा, लंबाई कितनी है, 12। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमको क्या करना था, एक निरक्षीय स्थिति पे लेकर द्विध्रुव के साथ हमको तीव्रता निकालनी थी। हम इसके भाई के पास गए जो अनंत में था। जैसे मैंने इस आवेश को यहाँ पर लाया, सुनिएगा, जैसे ही मैंने इस आवेश को यहाँ पर लाया, क्या होगा, ये जो धन आवेश है ना, सुनिएगा, धन आवेश, और ये जो द्विध्रुव था, इसके मध्य बिंदु से जब मैं ले रहा हूं, ना तो मैं अक्ष पर हूं और ना ही मैं क्या हूं, लंबवत दिशा में हूं, तो इसके घटक बनने लगेंगे। क्या बनेंगे इसके घटक, कैसे घटक बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अलोंग दिस एक्सिस, ठीक है। अगर आप इसको x मान लेते हो और इस पर एक लंबवत घटक लेते हो, इस पर एक क्या लेते हो, लंबवत घटक, अगर इसको आप y मानते हो, तो ध्यान दीजिए आपका द्विध्रुव क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। कैसे शिफ्ट हुआ, देखिए, ये पहले p था, वो इधर चले गया, p कहां पर चले गया, यहां पर, ये प्लस q, ठीक है। हाँ, इधर ये हो गया आपका माइनस q। उसी प्रकार से निरक्षीय स्थिति कैसे हमको दिख रही है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निरक्षीय स्थिति कैसे दिख रही है, ये प्लस q इधर शिफ्ट होगा, एक बार इधर जो मिला वो हमको क्या मिलेगा, p cos ऑफ थीटा, क्या मिला, p cos थीटा घटक। सुनना बेटा फिर से, ये y अक्ष था और ये x अक्ष था, और x अक्ष से ये p थीटा कोण बना रहा था, तो ये क्या हो गया शिफ्ट, पहले आपका द्विध्रुव यहाँ पर था, जो ये प्लस q बना हुआ है, ये माइनस q बना हुआ है, अब ये शिफ्ट हो गया इधर, तो ये क्या बन गया, p cos थीटा। उसी प्रकार से y अक्ष में क्या बनेगा हमारे को, y अक्ष में हमको क्या मिलेगा, p sin थीटा। अब हमारा द्विध्रुव किधर शिफ्ट हो रहा है, अब द्विध्रुव शिफ्ट हो गया, देखिएगा, एक तो यहाँ पर आ गया उसका धन q आवेश, और ऋण q कहां पर आ गया, यहाँ पर आ गया ऋण q आवेश, ठीक है। और ये जो हुआ, इस घटक का नाम क्या रखेंगे, p sin थीटा, क्या रखेंगे, p sin ऑफ थीटा। इस प्रकार बेटा हमारा ये विद्युत द्विध्रुव दो घटकों में वियोजित हो गया, क्या हो गया, दो घटकों में वियोजित हो गया। अब हम आगे निकालते हैं, अब आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। सुनिएगा, क्योंकि कई लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इस डायग्राम को समझिए। जब तक ये डायग्राम का कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा, डेरिवेशन नहीं बनने वाला, ठीक है, आपसे डेरिवेशन नहीं बनने वाला। एक बार फिर से भूल जाइए कि तीसरा डायग्राम है। देखिए, जिन चीजों को मैं हाथ से छुपा रहा हूं उसको भूल जाओ, और इस डायग्राम को, केवल इस डायग्राम को देखिए, केवल इस डायग्राम को, जहां पर ये दूरी तुम्हारी क्या है, r, मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूं। मैं सेम डायग्राम यहाँ पर फिर से बना रहा हूं, ध्यान देना बच्चों, और ये एंड सो ऑन। आप देख रहे होंगे प्लस q माइनस q, ये तुम्हारा बिंदु O था, r, और इधर कहीं पर थीटा कोण बना हुआ था। मैंने इस डायग्राम को बनाया। सुनिएगा, अब क्या होता है, ये प्लस q क्या करता है, ये जो q नॉट था ना, जैसे मैं इसको यहाँ पर लाया तो इसको क्या किया, प्रतिकर्षित किया, किस अक्ष के सापेक्ष, इसी अक्ष के सापेक्ष, x अक्ष के सापेक्ष प्रतिकर्षित किया, तो क्या मिला मेरे को, तीव्रता E1। जैसे ही मैंने q नॉट को लाया, ये क्या किया, इस ये जो देख रहे हो, ये वाला डायग्राम, बिल्कुल ये वाला डायग्राम, इसने तीव्रता किधर लगाया, E1। आया समझ आपको, तो ये कैसे दिख रहा है देखने में, अक्षीय स्थिति। ध्यान से देखिए, माइनस q प्लस q के मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P था, ये बिंदु P ही है, ठीक है, जहां पर तीव्रता निकालना था, और तीव्रता कैसे जा रहा है, अक्षीय स्थिति का E1। बात समझ आया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, निरक्षीय स्थिति के कारण ये माइनस q क्या करेगा, निरक्षीय स्थिति कारण ये माइनस q, ये माइनस q जो था ना, इस द्विध्रुव का ये माइनस q, ये इसको अपनी तरफ आकर्षित किया, तो इसकी तीव्रता कैसे पड़ी, E2, इस दिशा में, ठीक है, अलोंग द y एक्सिस, y अक्ष के सापेक्ष इसकी तीव्रता माइनस q ने इसको अपनी तरफ आकर्षित किया, तो इसलिए क्या हो गया, ये E2 बना, और इनका एक परिणामी E हमको क्या करना था, निकालना था, और यही परिणामी हमको क्या करना है, निकालना है। ये सारी सदिश राशियां हैं, सारी क्या हैं, सदिश राशियां हैं। तो ये अक्षीय स्थिति का डायग्राम हो गया, जिसके कारण तीव्रता था। अब मैं जो बना रहा हूँ निरक्षीय स्थिति का डायग्राम, देखिएगा, ये देखो, निरक्षीय स्थिति में लंबवत था और यहाँ पर भी लंबवत है, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया एंड सो ऑन, माइनस q
प्लस Q का मध्य बिंदु R से, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया है, यहाँ पर बिंदु P था, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति का तीव्रता कुछ इस तरीके से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ध्यान दिया। हाँ, अब क्या मालूम चला सर हमको, ये मालूम चला कि सामान्य स्थिति में अगर हम घटकों का वियोजन करते हैं तो एक हमको क्या मिलता है, अक्षीय स्थिति, और दूसरा हमको क्या मिलता है, निरक्षीय स्थिति। अब इस अक्षीय और निरक्षीय स्थिति को लेकर बेटा हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके पहले फिर से मैं आपको 11वीं के अतीत में ले जाना चाहता हूँ। अतीत एक कहानी है, वर्तमान ही जिंदगानी है, ऐसा हम पढ़ते हैं। लेकिन अतीत की जिंदगानी हमारे वर्तमान को और भविष्य को क्या करता है, बनाता है। सुनिएगा, आपने सदिशों का विघटन, सदिशों का घटक नियोजन पढ़ा था। क्या पढ़ा था, सदिशों का घटक नियोजन। अगर ये x अक्ष है, अगर ये y अक्ष है, और यहाँ पर अगर कोई बल F है तो इसके दो घटक बनते थे, एक Fx और एक क्या बनता था, Fy। तब हम F का मान लिखते थे वर्गमूल f ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ f ऑफ वाई स्क्वायर। आया बच्चों, ठीक है। तो अब बेटा ये कंसेप्ट मैं लगाने वाला हूं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर fx e1 है, f2 ey है, y अक्ष के सापेक्ष ये हो गया, x के सापेक्ष अगर ये उनका परिणामी है। तो इस सूत्र का इस्तेमाल करके मैं क्या निकालने वाला हूँ, तीव्रता निकालने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले निकालते हैं E1 किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, अक्षीय स्थिति के लिए। किसके लिए, अक्षीय स्थिति के लिए। तीव्रता क्या थी अक्षीय स्थिति की, 1/4πε0 2p अपॉन r³। परंतु यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव नहीं है, ये वैद्युत द्विध्रुव का क्या है, घटक है। तो घटक के कारण यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, cos थीटा, समीकरण ए। उसी प्रकार जब हम E2 लेते हैं बेटा 1/4πε0, तो क्या लेंगे, P r³ और घटक क्या हो जाएगा, साइन थीटा। भूल जाइएगा कि अब आपके पास, जब आपने डायग्राम ऐसा चेंज किया, आपका विद्युत द्विध्रुव खत्म हो गया, उसके आपके पास क्या थे, उसके आपके पास घटक थे। तो उन घटकों को लिए अब फॉर्मूला लगाते हैं परिणामी तीव्रता का सदिश, दैट इज E1 स्क्वायर प्लस ऑफ E2 स्क्वायर। पुटिंग ऑल दिस वैल्यू बेटा, सारे मानों को रखिए, क्या मिल जाएगा, 1/4πε0 2p cos थीटा बाई r³ होल ऑफ स्क्वायर। फिर से 1/4πε0 p sin थीटा बाई r³ होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या कॉमन निकल जाएगा, वर्गमूल के अंदर से बोलिएगा 4π p/4πε0 r³, p/4πε0 r³। सर ये बाहर निकल रहा है रूट के साथ, अंदर में क्या बचा आपके पास, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, cos बच रहा है तो cos का स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर केवल और केवल sin स्क्वायर थीटा। इतना बचा बच्चों। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, बचा तुम्हारे पास 1/4πε0 p/r³, और रूट के अंदर बचा आपके पास, ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर क्या बच रहा है, ये 4 cos स्क्वायर को मैं क्या कर रहा हूं, इसका मेकअप करने जा रहा हूं। कैसा मेकअप, फिजिक्स का मेकअप और मैथ्स का मेकअप। 4 को मैं लिख सकता हूं क्या, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस ऑफ sin स्क्वायर थीटा। कुछ याद आया बेटा, ये सब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कुछ होता है, क्या होता है, दैट इज 1। सो फाइनली वी हैव E is equals to 1/4πε0 p/r³ अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारा फाइनली एप्रोप्रिएट डेरिवेशन है, जिसे हम क्या कहते हैं, निरक्षीय और अक्षीय का मिला जुला स्वरूप, अर्थात सामान्य स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आया बात समझ। तो ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन है। फिर से याद रखिएगा, जब तक आप इस डायग्राम को व्यू नहीं करोगे, विजुअलाइज नहीं करोगे, ठीक है, कि कैसे ये डायग्राम दो घटकों में विभाजित हुआ है, एक तो ये वाला डायग्राम, एक ये और एक ये, अक्षीय और निरक्षीय, जहां ये क्या था, अक्षीय, और ये क्या था, निरक्षीय, और इन दोनों से मिलकर के डेरिवेशन बना है। अगर आपको ये लेक्चर समझ ना आया होगा तो आप रिपीट करके देखिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब आपके पास डेटा अच्छा हो तभी ये मेरे लेक्चर्स आप देखिए, तभी आपको अच्छे से क्लियरिटी से दिखाई देगा जब डेटा आपके पास हो। और अच्छे ऑडियो के लिए आप ईयरफोन लगाइएगा, जूम करके फुल स्क्रीन पे देखा कीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत होता है तो इसको आप कमेंट में मुझे बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके जितनों के पास, जितने भी स्टूडेंट आपके आसपास हैं उनको आप फॉरवर्ड कीजिए जिनके पास कोचिंग की व्यवस्था फिलहाल नहीं है। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। हम हैं रहे दीपक साइंस जोन के, फिर मिलेंगे चलते चलते।